Good morning, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय का पाठ 3 शब्द संरचना पढ़ रहे हैं। शब्द संरचना पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्ण और वर्णमाला चक्र हमने रीड किया था, जहां पर हमने क्या देखा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन बनते हैं। अब हमने स्वर और व्यंजन का पता लगा लिया, लेकिन उनको मिलाकर हमने किसकी रचना की? शब्द की रचना की। ठीक है, तो शब्द कहाँ से आए, किस तरीके से हमने उनको बनाया, तो ये सब हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपने वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया और यह जाना कि व्यंजनों के साथ स्वरों की ध्वनियां मात्रा के रूप में लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, ब, गी, चा, तो बै ए का स्वर आया, गी तो ग के साथ क्या मिली? ई, च प्लस आ, बगीचा। इसी तरीके से देखिए घ, घ के साथ हमने क्या वर्ण लिया? घ प्लस अ। इसी तरीके से देखिए घ प्लस ओ की मात्रा है ना, तो ओ आ जाएगा, घ प्लस ओ। नेक्स्ट देखिए ड प्लस आ, घोड़ा। पुस्तक, ट प्लस उ प्लस स आधा है, इसमें कोई भी अपने स्वर नहीं है, तो स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। इस तरीके से शब्दों की संरचना होती है, किनके मेल से? स्वर और व्यंजन के मेल से। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। यदि हम किसी शब्द के वर्णों में परिवर्तन करके देखें तो शब्द अपना रूप बदल लेता है। कहने का क्या मतलब है कि जो शब्द होता है, अगर हम उसको आगे पीछे कर दें उनके वर्णों को, तो शब्द है वो पूरा चेंज हो जाता है और उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता। जैसे बगीचा, बगीचा में हमने गी आगे लगा दिया, फिर च बाद में लगा दिया और बा सबसे अंत में लगा दिया, तो गिचबा, इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। ये क्या होगा? निरर्थक शब्दों का, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या होगा? निरर्थक शब्द। देखिए, तब यह शब्दों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द के लिए वर्णों का सार्थक होना आवश्यक है। यानी जब सार्थक वर्ण आपस में मिलेंगे तब ही किसकी रचना होगी? शब्द की रचना होगी। शब्द की रचना होने के लिए क्या जरूरी है? कि वर्ण क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। ऐसे नहीं चाहे जो इधर उधर के वर्णों को मिलाकर आपने किसी शब्द का निर्माण कर दिया और वो शब्द बन गया, नहीं। शब्द बनाने के लिए हमें सार्थक वर्णों का मेल होना जरूरी होता है। तो देखिए, इन्हीं सब बातों से आपके क्या है, वर्ण इसके शब्द की परिभाषा हमारे सामने निकल के आ रही है। क्या? कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों को हम 3 आधार पर बांटते हैं। शब्दों को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना, यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से आए। बनावट यानी हमने इसको कैसे बनाया, कुछ तो शब्द है वो आए हैं हमारे पास, जैसे अदर लैंग्वेज से आ गए, है ना, जैसे संस्कृत से, बाकी विदेशी भाषाओं से भी कुछ शब्द आए हैं, तो वो होंगे उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट यानी हमने स्वयं ने बनाए वर्णों को मिलाकर, तो वो होगा बनावट के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने वाक्य में जहां जहां प्रयोग लिए उसके अनुसार शब्दों का है वो वर्गीकरण किया गया है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, यानी उत्पन्न होने के आधार पर, जन्म लेने के आधार पर। अब ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए, तो इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है तत्सम शब्द, एक तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जिसको हमने ज्यों का त्यों हिंदी में काम में ले लिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं थे, यानी ये संस्कृत के शब्द हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में काम में लिया है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तत् प्लस सम यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान।
तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी चेंज किए हुए, है ना, बिना किसी परिवर्तन के जब काम में ले लिए जाते हैं तो वो क्या, कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के शब्दों को जो का त्यों काम में नहीं लेकर उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। हिंदी भाषा में क्या है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे आम बोलचाल के जो भाषा के शब्द होते हैं, जैसे ग्रामीण अंचल के आम बोलचाल के भाषा के क्षेत्र होते हैं, वो किस में आएंगे, देशज शब्द में। और विदेशी शब्द यानी अपने दूसरी भाषाओं से, दूसरे देशों से जो भाषाएं हैं उनसे जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं वो विदेशी शब्द। जैसे पुर्तगाली शब्द भी कुछ आए हैं, कुछ चीनी भाषा के शब्द हैं, कुछ जर्मनी भाषा के शब्द हैं, कुछ अरबी और फारसी भाषा से भी हमने लिए। तो जो भारत से बाहर की जो भाषाएं हैं जिनसे हमने कोई ना कोई शब्द लिए हैं तो वो क्या होंगे, विदेशी शब्द। सर्वप्रथम हम देखते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, हस्त, अग्नि। देखिए हम हिंदी में लिखते हैं हस्त, लिखते हैं ना, अग्नि भी लिखते हैं, ग्राम भी लिखते हैं, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। ये संस्कृत भाषा के शब्द है जिनको हमने हिंदी में यूज में लिया है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, हस्त, अग्नि। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द है वो थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। होते वो भी संस्कृत के शब्द है पर उनको क्या है, चेंज करके हमारे हिंदी भाषा में काम में लिया, तो जो चेंज हुआ ना वो क्या कहलाया, तद्भव शब्द। जैसे देखिए घृत, घृत क्या है, तत्सम शब्द है। घृत से हमने क्या बनाया, घी, तो घी क्या हो गया, तद्भव शब्द। सर्प क्या है, तत्सम शब्द, उसको हिंदी में हमने क्या लिखा, सांप, तो सांप क्या हो गया, तद्भव शब्द। कर्ण, कर्ण है संस्कृत का शब्द, उसको हमने हिंदी में क्या लिखा, कान, तो ये कर्ण क्या है, तत्सम शब्द। सर्प है तत्सम शब्द, घृत है तत्सम शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होंगे, घी, सांप और कान। इसी तरीके से देखिए ऊपर तत्सम शब्द में आपके आया था ग्राम, ग्राम क्या है, तत्सम शब्द, और इसका तद्भव बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, गांव। इसी तरीके से देखिए हस्त, तत्सम शब्द है, इसको अगर हम तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाथ। इसी तरीके से देखिए अग्नि, अग्नि को अगर हम तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आग। ठीक है, अब नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हमें दे रखे हैं तो हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। अग्नि तत्सम शब्द था, तद्भव में बदला क्या आया, आग। घृत तद्भव में चेंज किया, घी। कर्ण तत्सम शब्द था, तद्भव में चेंज किया, कान। नेक्स्ट देखिए पत्र, ये तत्सम शब्द था, इसको हमने चेंज किया तद्भव में, पत्ता। मयूर तत्सम शब्द था, इसको हमने चेंज किया, क्या आया, मोर। इसी तरीके से देखिए तत्सम शब्द था गृह, इसको हमने तद्भव में चेंज किया, गृह का यानी घर। तत्सम शब्द है हस्त, इसको तद्भव में चेंज किया, हाथ। सूर्य तत्सम शब्द है, तद्भव में चेंज किया, सूरज। कर्म तत्सम शब्द है, इसको चेंज किया तद्भव में, काम। तत्सम ग्राम, और ग्राम को तद्भव में चेंज किया, क्या आया, गांव। तो इसी तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भाषा में आ गए वो देशज कहलाते हैं। यानी हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रांत है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है ना। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, क्षेत्रों के हिसाब से बोलियां और भाषाएं बोली जाती है। तो वहां से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे खाट, झाड़ू, पगड़ी, लुकिया, खटिया,
है ना। ये शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे अंग्रेजी भाषा से स्टेशन ना, स्कूल STATION स्टेशन, स्कूल SCHOOL स्कूल, है ना। ये क्या होते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। और अंग्रेजी भाषा के शब्द जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उनको जैसा बोला जाता है वैसे ही हम लिखते हैं। रुमाल, किताब, तो ये कुछ एक भाषाएं हैं, भाषाओं के शब्द है जो विदेशी भाषा से हमने लिए गए हैं। जैसे मजदूर, फूलदान, ये हमारे अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। फर्ज। नेक्स्ट देखिए बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब देखते हैं हम बनावट के आधार पर शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सर्वप्रथम हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि उनके टुकड़े किए जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि उनके टुकड़े किए जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सूर्य, फूल, कुर्सी, जल, पानी, दाल, चावल, इन शब्दों को अगर आप तोड़ोगे तो इनके कोई भी अर्थ नहीं निकलेंगे। यानी हमने कुछ ऐसे शब्द बनाए जिसमें कुछ तो ऐसे शब्द थे जो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए प्रयोग किए ना जाए। जैसे पानी, पानी का मतलब हमें पता है, पानी को ही पानी बोलेंगे, किसी अन्य शब्द को नहीं, ठीक है। तो पानी, जल, सूर्य, फूल, कुर्सी, और इनको अगर हम तोड़ देते हैं शब्दों को तो उनका अलग से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ये शब्द होंगे रूढ़ शब्द। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने। जैसे सूर्य, फूल, कुर्सी, ये तो अपने वर्णों से मिलकर शब्द बन गए, 2 वर्णों को मिलाकर, 3 वर्णों को मिलाकर। लेकिन जो यौगिक शब्द है वो 2 शब्दों को मिलाकर बने, वो वर्णों से नहीं मिले। जैसे देखिए, और अगर हम यौगिक शब्दों को तोड़ते ना तो उनका अलग से अर्थ निकलता है। जैसे विश्रामालय, तो विश्राम प्लस आलय। शयन कक्ष, तो शयन प्लस कक्ष। अब यहाँ पर देखिए हमने इनको तोड़ा। ये देखिए विश्रामालय में विश्राम को अलग किया, विश्राम को हमने अलग किया, आलय को हमने अलग किया। तो विश्राम का भी अलग से अर्थ निकलता है, आलय का अर्थ, आलय यानी घर, विश्राम यानी आराम करने का घर, क्या होगा, विश्रामालय। इसी तरीके देखिए शयन कक्ष, तो कक्ष का मतलब कमरा, और शयन यानी सोना, सोने वाला कमरा क्या कहलाएगा, शयन कक्ष। यानी ये हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, वर्णों से ही 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द। और अगर इनको तोड़ते हैं तो अलग अलग अर्थ निकलता है दोनों का। नेक्स्ट देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते ही हैं, लेकिन ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर, है ना। क्या वो हिमालय क्या होगा, बर्फ का घर। तो हिमालय के नाम से हम किसको जानते हैं, विशेष पर्वत को जानते हैं, जानते हैं ना। इसी तरीके से देखिए जल प्लस जल, जलज, तो जल यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। अब हर कोई तो पानी में जन्म लेता नहीं है, तो बहुत सारे जानवर है जो पानी में जन्म लेते हैं, लेकिन हम उनको जलज तो नहीं बोलते। जैसे मछली है, मगरमच्छ है, ये पानी में रहते हैं ना, और यहीं पर ये बड़े होते हैं, पलते बलते हैं, तो ये इनको तो हम जलज नहीं बोलते। जलज हम किसको बोल रहे हैं, विशेष रूप से किसके लिए हम जलज यूज में लेते हैं, कमल के लिए। यानी ये योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि ये भी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, योग से बनते हैं, और इनको तोड़ते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ में निकलता है, पर ये किसी विशेष अर्थ के लिए यूज में लिए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द, यानी योग, योग से ये रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हमने देखिए पहले पढ़ा था रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो सिर्फ एक सिंगल एक चीज के लिए शब्द यूज में लिए जाते हैं। जैसे सूर्य तो पता है सूरज के लिए, रोटी इसका मतलब खाने के लिए रोटी,
उसको यूज में लिए जा रहे हैं। दाल, इसका मतलब जो दाल बनती है घर पे वो दाल है ना। तो इसी तरीके से योग रूढ़ है वो दो शब्दों के योग से तो बनता है, पर उनका जो अर्थ है वो रूढ़ हो जाता है, यानी पर्टिकुलर किसी विशेष अर्थ के लिए यूज में लिया जाने लग जाता है। ये थे आपके बनावट के आधार पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द, यानी हमारे पास शब्द तो आ गए, हमने अन्य भाषाओं से भी ले लिए, संस्कृत भाषा से भी ले लिए, हमने शब्दों को बना भी लिया, रूढ़ शब्द में, यौगिक में और योग गुण में हमने इसको बना भी लिया। पर अब हम इनको वाक्य में कैसे प्रयोग करें, तो उनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन अथवा काल के आधार पर परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी विकारी शब्द क्या होंगे, जो लिंग वचन और काल के आधार पर चेंज हो जाते हैं। जैसे लड़की है, रमा जाती है, अब रमा की जगह मैं लिख दूं राम, तो जाति की जगह क्या हो जाएगा, जाता हो जाएगा ना शब्द, है ना। वह कल आएगा, तो इट मीन्स अपन समझ रहे हैं कि कोई मतलब पुरुष है जो आएगा। आएगी, आएगी लिखते ही हमें क्या पता लग रहा है कि वहां पर स्त्री है, और वह के शब्द है आएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें संज्ञा सर्वनाम, दौड़ा यानी लड़का, दौड़ी लड़की, है ना। इसी तरीके से गुणवान आदमी हो गया, गुणवती स्त्री हो गई, है ना। तो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्द हैं, वो लिंग वचन और काल के आधार पर चेंज होते हैं, इसलिए हम इनको विकारी शब्दों के अंदर रखते हैं। किसको, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण को। नेक्स्ट देखिए अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, ये शब्द होते हैं, ये लिंग वचन और काल के आधार पर कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे देखिए किंतु, परंतु, और, जब, तब, यहाँ, वहां, ये वाले शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, ये हमेशा एज इट इज रहते हैं। किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, और, है ना, इसलिए, या, ये वाले शब्द कभी भी चेंज नहीं होते लिंग वचन और काल के आधार पर। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने शब्द संरचना को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुक एक्सरसाइज को देखेंगे।